बैठिए बैठिए। थैंक यू। क्या नाम है आपका? सर उज्ज्वल प्रताप सिंह। उज्ज्वल प्रताप सिंह। इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर। जी सर। क्या होता है इन्फोर्समेंट का मतलब क्या होता है? सर इन्फोर्समेंट का मतलब होता है कोई भी जो रूल्स रेगुलेशंस है उसको लागू करना। किसी भी प्रकार का नियम अगर है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में तो उसको कैसे लागू किया जाए, किस तरह से उसको। बहुत अच्छी बात है। मतलब आपने बताया कि कैसे लागू किया जाए। तो अगर आपके बहाली होती है एज ESI तो परिवहन विभाग के नियम को या जो सेक्शंस हैं एक्ट Yes. हैं उसको आप किस प्रकार लागू करेंगे, क्या करेंगे आप? सर उसको तो सबसे पहले अगर किसी मोटर व्हीकल को अगर हम उसको जांच करते हैं उसका अगर तो उसका सब डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, जैसे कि उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और उसका जो ड्राइवर है उसका ड्राइविंग लाइसेंस और उसका जो परमिट उसके पास है कि नहीं है, और सर ओवरलोडिंग है कि जितना मतलब परमिट है उसका वेट जितना है पेलोड उतना है कि उसको क्रॉस कर रहा है, ये सब जांचेंगे। अच्छा। तो आपकी अपनी भूमिका क्या होगी? सर भूमिका यही होगी कि अगर सर किसी भी प्रकार का उसमें कोई अगर फॉल्ट आता है, डॉक्यूमेंट अगर उसका अप टू डेट नहीं है, कोई पेपर वर्क उसका कंप्लीट नहीं है, तो उसको सर जो भी सर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जितना भी उसका फ़ाइन है उसको फ़ाइन उसका करेंगे, चालान काटेंगे जो भी सर। तो आपका काम केवल फाइन वसूल करना होगा, है ना? ये सर फ़ाइन उसका जो भी चालान कटेगा, जो भी नियम है। अच्छा, आपने ऑनर्स किस सब्जेक्ट में किया है? सर केमिस्ट्री ऑनर्स। केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में क्या क्या आपने पढ़ाई किया है? सर केमिस्ट्री में सर फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री, ये सब जितना है सर ऑनर्स में। केमिस्ट्री तो हम लोग साइंस में पढ़ते हैं। एक और हम लोग कभी बात सुनते हैं सोशल केमिस्ट्री। ये क्या है सोशल केमिस्ट्री? सोशल केमिस्ट्री है कि सर हम जिस समाज में रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, उसमें आपसी सामंजस्य बैठाकर किस तरह बाकी जो कम्युनिटी है, जैसे कि सर बाकी जैसे कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, इन सब को आपस में कोऑर्डिनेट करके किस तरह रहा जाए, उसको सर सोशल केमिस्ट्री के तहत देखा जा सकता है। एक्चुअली बताइए कि भी वर्तमान समय में इंटरनेशनल लेवल पे कुछ नए नए इशू उभर कर आ रहे हैं हमारे आसपास के देशों में, आपने सुना है? यस कुछ घटनाओं के बारे में बता सकते हैं तो बताइए। सर। अभी जैसे कि सबसे पहले तो रूस यूक्रेन जो वार है अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, लगभग 3-4 महीना हो गया इसका। सबसे ज़्यादा बर्निंग इशू अगर देखा जाए ग्लोबल न्यूज़ में तो यही है, रूस यूक्रेन वार। और सर अभी इंडिया में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहा है। नहीं, हमने बताया इंटरनेशनल लेवल, इंडिया के बाहर की। सर इंटरनेशनल में और अभी हाल फिलहाल में अभी श्रीलंका क्राइसिस हुआ है, जिसमें कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके आवास पर लोग ज़बरदस्ती घुस गए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहाँ का इकोनॉमी बहुत डाउन हो गया है, इस चलते लोग बहुत ही नाराज़ हैं। इकोनॉमी डाउन होने का क्या कारण है, कुछ जानकारी है? सर कारण यह है कि श्रीलंका ने चाइना से बहुत ही ज़्यादा कर्ज ले चुका है, इस चलते वो कर्ज चुकाने में असमर्थ है, जिस चलते वहाँ की इकोनॉमी बहुत ही डाउन हो चुकी है और वहाँ जो इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिस चलते सर वहाँ खाने पीने की जो आइटम्स है बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गई हैं, जिस चलते आम आदमी को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है सर्वाइव करने में, रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरे करने में बहुत दिक्कत हो रहा है, इस चलते लोग वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, भारत में ऐसे कुछ घटना नहीं हो, है ना, इसके लिए आप किस प्रकार के सुझाव देना चाहेंगे? सर इंडिया में चूँकि सर इंडिया हम लोग की एग्रीकल्चरल इकनॉमी है, इसलिए फूड क्राइसिस तो जल्दी नहीं आनी चाहिए यहाँ, क्योंकि हम लोग एग्रीकल्चर के मामले में सेल्फ डिपेंड हैं। लगभग ऑलमोस्ट जो भी फूड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि कोई भी है चावल दाल या मक्का जो भी है, उसमें या तो इंडिया नंबर 1 पे है प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी में,
या नंबर 2 पे है चाइना के बाद। तो इसलिए फूड सिक्योरिटी के लिहाज से तो हम लोग बहुत ही सेल्फ डिपेंड है। लेकिन फिर भी अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है, अगर महंगाई बढ़ती है, तो उसके लिए सर वो तो रिजर्व बैंक हर 3 महीना पे सर क्वार्टरली अपना रेपो रेट थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे करते रहती है, जिस चलते मतलब सर कहने का मतलब यही है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, आरबीआई इसको कंट्रोल कर सकती है रेपो रेट को ऊपर नीचे कर। अच्छा ये मुझे बताइए कि आपका केमिस्ट्री ऑनर्स रहा है। यस मैम। मुझे बताइए स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का यस कुछ एग्जांपल बताइए, कौन सा मैम। स्ट्रॉन्ग? स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया जो अच्छे से डाइल्यूट हो जाए, मतलब उसका आयंस में वो अच्छे से वो डिवाइड हो जाए। जैसे कि मैम स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा आपका HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। और स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। और वीक एसिड हो जाएगा मैम एसिटिक एसिड CH3COOH, ये वीक एसिड हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड का जनरली pH लेवल बहुत लो होता है, अराउंड 1.5 to 2.5। और जो वीक एसिड है उसका थोड़ा सा उससे लिटिल बिट अबव होता है, अप्रॉक्सीमेट 3 to 4। और ब्लड का पीएच क्या होता है? ब्लड का मैम pH 7, पीएच का पीएच 7 है। 7.4। 7.4। ये मुझे बताइए कि पीएच स्केल पर 1 से 14 तक होते हैं। यस मैम। अगर कोई चीज़ का नंबर 4 पर रखा है तो वो क्या होगा? 4 पे है तो मैम एसिडिक होगा, बिलो 7 एसिडिक एंड अबव 7 बेसिक। ठीक है, मुझे आप अभी बता रहे थे सर को यस मैम। यूक्रेन क्राइसिस के बारे में, यूक्रेन और रूस में जो लड़ाई हुई है, ये मुझे बताइए कि वहाँ पे जो फंसे हुए सिटीजन थे इंडिया के, उनको निकालने के लिए एक ऑपरेशन चलाया Yes, गया। उस ऑपरेशन का नाम क्या है? मैम उस ऑपरेशन का नाम था, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ एग्जैक्टली, समय दे लेकिन दीजिए। ऑपरेशन का नाम सॉरी मैम अच्छा, ये मुझे बताइए कि अभी प्रेसिडेंट इलेक्शन होने वाला यस है, मैम। हमारे पहले प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनका जन्म स्थान? जन्म स्थान मैम सिवान जिला के जीरादेई गांव, जो कि पहले सारण जिला में पड़ता था, लेकिन जब से सारण, सिवान और गोपालगंज 3 जिला में बढ़ गया है, तो उनका जो पैतृक गांव है जोग्राफिकली पॉलिटिकली वो अभी सिवान जिला में पड़ता है, सिवान जिले। जीरादेई गांव। आपकी हॉबी में आपने रनिंग, वॉकिंग, जिम ये सब लिखा है। यस मैम। मुझे बताइए कि रनिंग और वॉकिंग में अंतर क्या है? मैम रनिंग जो है, रनिंग में ज़्यादा कैलोरी बर्न होता है एज़ कम्पेयर टू वॉकिंग। और रनिंग जो है वो ज़्यादा विगोरस एक्सरसाइज के तहत उसको देखा जा सकता है, उसमें ज़्यादा एरोबिक कह सकते हैं उसको, ज़्यादा ऑक्सीजन लेना पड़ता है। मैम हार्ड वर्कआउट हम कह सकते हैं उसको। और वॉकिंग है लो वर्कआउट, उसमें थोड़ा कैलोरी कम बर्न होगा, मेहनत भी थोड़ा कम है, कैजुअल मीन्स कैजुअल वॉकिंग। अच्छा, आपने ऑक्सीजन का कहा, ठीक है। Yes, ma'am. ऑक्सीजन का क्या रोल है बॉडी में? मैम ऑक्सीजन का रोल है कि ऑक्सीजन जो है विद द हेल्प ऑफ ब्लड, हमारे ब्लड वेसल में ऑक्सीजन रन करता है। हाँ, रन करता है। यस मैम। ऑक्सीजन का मेन काम है जैसे कि ऑक्सीजन ब्लड में जाकर वो एग्जैक्टली अभी रिकॉल नहीं कर पा ब्लड में ये तो कैरी करता है, यस मैम। किसी पॉइंट पे जाता होगा, वहाँ पे जाके कोई कार्य करता होगा, यस मैम। तो एग्जैक्टली वो जाता कहाँ पर है? मैम ऑक्सीजन लंग्स में जाता है। Lungs में first- नहीं, थोड़ा सा और डीप में जाता है, सेल में जाता है। सेल में, यस मैम, सेल में। अच्छा, ये मुझे बताइए पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहा जाता है? मैम पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। उज्ज्वल, यस। उज्ज्वल आप हमें बताइए, बिहार से कोई ऐसा थिंकर का नाम जिनका वैश्विक स्तर पर प्रभाव रहा है? सर बिहार के वैसे थिंकर जैसे कि सर क्रांतिकारी जो हमारे थे सर, थिंकर जिससे एग्जैक्टली मैं नहीं बता पाऊँगा। गौतम बुद्ध। यस सर, ये सर गौतम बुद्ध।
गौतम बुद्ध हो गए और सर महावीर जैन धर्म के। ये जो गौतम बुद्ध का जो अहिंसा का सिद्धांत है, जी सर। क्या वर्तमान में प्रासंगिक आपको लग रहा है? ये सर गौतम बुद्ध के जो भी सिद्धांत हैं अभी मॉडर्न डे में, करंट सिनेरियो में, वो सब सही है। मतलब जो भी उन्होंने जो भी मार्ग बताए थे, अगर उस पर अभी हम लोग चलेंगे तो इस भीड़ भाड़ वाली जो अभी ज़िंदगी है, दिनचर्या है हमारी, कंपटीशन जितना है, लोगों के बीच प्रतिस्पर्धा है, और जिस तरह अभी वायलेंस वर्ल्ड लेवल पे वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जिस तरह हम लोग देख रहे हैं कि अमेरिका में हमेशा न्यूज़ में आता है कि एक छोटा बच्चा कोई रैंडम फायरिंग करके और अपने कलीग्स की जान ले लेता है। तो ये सब पे बहुत ही प्रभाव पड़ेगा। उनको हम लोग अगर उन बच्चों को अगर गौतम बुद्ध के सिद्धांत पढ़ाएंगे अगर उनको, तो बहुत कुछ उनको सीखने को मिलेगा, जिस चलते वायलेंस में बहुत कमी आएगी। ठीक है। आपने सुना होगा कि सरकार बहुत लंबे समय से प्रयास कर रही है कि भारत की इकोनॉमी बढ़े, आगे बढ़े, इकोनॉमी में वृद्धि हो। जी। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि सरकार गौतम बुद्ध को केंद्र में रखकर, बौद्ध धर्म को केंद्र में रखकर, सरकार यदि चाहे तो इकोनॉमी को आसानी से आगे बढ़ा सकती है? जी सर। कैसे बढ़ाएगी? सर गौतम बुद्ध का जो मेन सिद्धांत था सर, वो था कि पशु बलि का वो निंदा करते थे। जो एनिमल स्लॉटर था वो उसके अगेंस्ट थे। तो उसका मतलब जो प्राइमरी उसका रीजन था वो उस समय की इकोनॉमी के हिसाब से ये था कि पहले लोग कोई भी शुभ कार्य में पशु की बलि। आप समझ नहीं रहे हैं। मेरा कहना है भारत सरकार बौद्ध धर्म को केंद्र में रखकर, एक फ्रेम में रखकर, और वैश्विक स्तर पर भारतीय इकोनॉमी का आसानी से प्रसार कर सकती है। Yes, सरकार इस और प्रयासरत भी है। यस सर, यस सर। तो कैसे करेगी? सर ये अगर हम लोग अगर बुद्ध सर्किट को अगर अच्छे से डेवलप करते हैं, खासकर हमारे बिहार में बुद्ध सर्किट के बहुत स्कोप है यहाँ, तो उससे हमारे यहाँ सर फॉरेन टूरिस्ट आएंगे, जिससे हमारे यहाँ फॉरेन जो करेंसी है वो आएगी, हमारी इकोनॉमी में ये हेल्प करेगा, जीडीपी बढ़ेगा सर। मतलब टूरिज्म सेक्टर हमारा बूम करेगा अगर हम लोग बौद्ध सर्किट का निर्माण करते हैं, अच्छे से इसको अगर ठीक है। मेंटेन करते हैं। हमारी सरकार की पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम करने के प्रयास कर रही है। यस सर। भारत के साथ साथ विश्व के कई देश इस ओर प्रयासरत हैं। यस। इसी संदर्भ में भारत सरकार का और फ्रांस सरकार का एक सोलर एनर्जी को लेकर एक समझौता भी है, और इस ओर प्रयासरत भी किया गया है। Yes. विश्व के करीब 100 से अधिक देश Yes. में भागीदारी भी निभाए हैं। आप हमें ये बताइए कि जो ऑयल प्रोड्यूस नेशन है, अरेबियन नेशन, यस। जहाँ से विश्व के कई देश ऑयल को प्रोड्यूस मतलब वहाँ से परचेज कर रहे हैं, यस। जब हमारी निर्भरता पेट्रोल डीजल से कम हो जाएगी तो उनका इकोनॉमी कैसे चलेगा? सर उनका इकोनॉमिक तो सर डाउन हो जाएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि तो सर अरेबियन नेशन क्या करेंगे अपने इकोनॉमी सस्टेन करने के लिए? अरेबियन नेशन सर अभी तो बहुत उनको कुछ दिन तक बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि मेनली वो फोकस है ऑयल सेक्टर पे ही। तो उनको एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो अरेबियन नेशंस है, जो ओपेक में जितने भी नेशंस हैं, वो सर फूड प्रोडक्ट्स जो भी हैं वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि इंडिया से, चाइना से इंपोर्ट करते हैं, और वहाँ से अपने यहाँ से वो ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं, इंडिया, चाइना और जो भी बड़े देश हैं। तो उनको एग्रीकल्चर पर ध्यान देना पड़ेगा, जिस चलते उनको बाहर से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर कम से कम खर्च करना पड़े। चलिए ठीक है। अभी कुछ दिन पहले बिहार में बिहार विधान परिषद का चुनाव हुआ, ठीक है सर। बिहार के साथ साथ देश के कुछ राज्यों में विधान परिषद हैं और बहुत सारे राज्यों में नहीं है। क्या आपको ऐसा लगता है कि किसी राज्य में विधान परिषद का होना उस राज्य में एक अतिरिक्त आर्थिक भार है, या फिर कुछ फ़ायदा भी है? जी सर, इसके फ़ायदे और कुछ नुकसान भी हैं। फ़ायदे तो हैं कि जैसे कि सर अगर 2 असेंबली रहेंगे, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो उसके फ़ायदे ये हैं कि जनता का प्रतिनिधित्व जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा, और जो भी जैसे आर्ट एंड लिटरेचर से जो चुन के आ रहे हैं, जो टीचर चुन के आ रहे हैं, इनडायरेक्टली जो चुने जाते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो उनको एक सम्मान दिया जाता है, इनडायरेक्टली उनको सम्मान दिया जाता है कि आप अपना जो अगर टीचर कम्युनिटी से कोई आ रहा है तो अपने टीचर का जो हित है उसका ध्यान रखेगा, उसको अच्छे से वो काउंसिल में उठाएगा उनका मुद्दा। अगर कोई
दूसरे फील्ड से आ रहे हैं, आर्ट एंड लिटरेचर से चुन के आ रहे हैं, 1/6 जैसे चुन के आते हैं, तो अपना लिटरेचर पे ज़्यादा फोकस करेंगे, उनका सेक्टर मतलब स्पेसिफिक उन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, वो एक तरह से अच्छा है। और सर उसका नुकसान थोड़ा ये हो जाता है कि एक्स्ट्रा बर्डन आ जाएगा इलेक्शन कमीशन पे, खर्च ज़्यादा हो जाएगा, जो सरकार का राजस्व है उससे ज़्यादा पैसा निकलेगा इसमें इलेक्शन कराने में, तो थोड़ा सा आर्थिक बोझ आता है, लेकिन ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। जैसे आप बता रहे हैं कि जो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र ये कराएंगे, तो शिक्षकों के कल्याण के लिए या उनके बेहतरी के लिए कार्य करेंगे, तो आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो पाया है अभी तक? उनको तो आ ही रहे हैं। ये सर हो पाया है एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता पाऊँगा कि क्या, मैं नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ, लेकिन सर जो भी हम मेरे यहाँ से जो चुने हैं वीरेंद्र नारायण यादव हैं सारण क्षेत्र से, शिक्षा क्षेत्र से, तो हमेशा सर न्यूज़पेपर में आता है उनका योगदान, जो भी प्राइमरी टीचर के मुद्दा हो या सेकेंडरी टीचर का, वो हमेशा लेजिस्लेटिव काउंसिल में मुद्दा उठाते रहते हैं, तो अच्छा लगता है देखकर कि टीचर का मुद्दा उठाने के लिए स्पेशल कोई है जो उनका मुद्दा पे ध्यान दे सकता है। क्योंकि अगर सर कोई एमएलए है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली कोई मेंबर है, विधायक है, तो वो कृषि फिर जो भी है रोड वगैरह जो भी है, वो ज़्यादा मुद्दा उनके पास रहता है उठाने के लिए, उस पर बात करने के लिए सदन में। लेकिन अगर कोई टीचर चुन के आ रहा है तो उसके पास सिर्फ टीचर का ही मुद्दा रहेगा, इस चलते वो ज़्यादा ध्यान दे पाएगा। अच्छा, इसका मतलब है कि जिस स्टेट में अपर हाउस नहीं है वहाँ पर कैसे मुद्दे उठते हैं, उठाए जाते हैं? सर वहाँ तो जो एमएलए लोग हैं वही लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं कि सबका मुद्दा उठाएं, लेकिन अगर एमएलसी है तो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। आपने INC इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम सुना होगा? यस सर। 1885 में स्थापना होती यस है। सर। आप हमें ये बताइए कि इसका भी उद्देश्य था कि ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट करना और Yes, sir. भारतीय के कल्याण के लिए कुछ काम करना। 1885 से पहले भी ब्रिटिश अगेंस्ट फाइट हो रहा था। यस सर। आप हमें ये समझाइए कि 1885 से पहले जो संगठन है, जो संस्था है, उसमें और इसमें क्या अंतर था? सर 1885 से पहले के जो भी ऑर्गेनाइजेशंस थे, वो उनमें जो कमांडिंग अथॉरिटी थी, जो नेतृत्व क्षमता था, वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो नेता थे, जो इनका कोर ग्रुप था, वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी जी। एक्सट्रीमिस्ट भी कुछ लोग थे और कुछ उदारवादी और सर उग्रवादी जिन्हें कहा जाता है, इतिहास के में जिक्र है। तो सर वो तरह तरह के लोग थे, कुछ लोग वायलेंस पे विश्वास रखते थे और कुछ लोग थे कि नहीं, इनको सदन में अच्छे से चलिए, शांति आपने से उठाया। नेहरू का नाम लिया। यस सर। नेहरू का जो फॉरेन पॉलिसी है, उसमें आप अहिंसा का तत्व कहाँ कहाँ देखते हैं? सर नेहरू जी का जो फॉरेन पॉलिसी था, उसमें अहिंसा का सर सबसे सटीक उदाहरण हमें देखने को मिलता है पंचशील समझौता जो हुआ था 1954 में चाइना के साथ। तो उसमें उनका मेन मोटो यही था कि हम लोग कभी भी फर्स्ट अटैक नहीं करेंगे किसी भी नेबर कंट्री के ऊपर। अगर वो हमको कुछ करता है उसके बाद ही हम लोग एक्शन लेंगे, जिसका हमें परिणाम देखने को मिला कि 1962 में अचानक से चाइना ने हम पे हमला कर दिया। ठीक है, उज्ज्वल प्रताप सिंह, यस सर। आप जब ESI के रूप में सिलेक्ट हो जाएंगे यस सर। तो आपका कार्य क्षेत्र क्या होगा? किसके अंदर में आप काम करेंगे और किस सीमा तक काम करेंगे? सर हम लोग जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के DTO साहब होंगे, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर सर, उनके अंडर काम करेंगे सर। और हमसे ऊपर जो इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर से ऊपर इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर सर रहेंगे, उनके साथ काम करना होगा। अच्छा। मान लीजिए कभी कभी कुछ हो सकता है, वाहन का चेकिंग होता है या फिर चेक पोस्ट पर काम करेंगे, वहाँ ओवरलोडिंग गाड़ियाँ जाती रहती यस हैं, तो हो सकता है आपके DTO साहब होंगे यस और उनका इंस्ट्रक्शन होगा कि नहीं भाई चलो बिना चेक किए ही गाड़ी को पार कर दो, यस सर। क्या करेंगे? सर वो वैसे केस में तो मैं सर उनको बोलूँगा कि नहीं सर, ये तो लीगली अनऑथोराइज्ड काम है, ये तो रूल्स के अगेंस्ट है, विदाउट चेकिंग मैं कैसे इसको क्लियरेंस दे दूँ कि आगे जाए। लेकिन सर उनको मैं समझाऊंगा कि जिस भी कानून के अंदर है, ये जो भी सेक्शन जो भी है मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर,
उनको बताने की कोशिश करूँगा कि सेक्शन के तहत तो इसका सेक्शन तो जानते ही हैं ना, ये सर जानते तो ही मतलब उनको सर रिकॉल करवाएंगे कि ये सर गलत है। हैं। उसके बाद भी उनका प्रेशर कंटिन्यू Yes, होगा तो क्या करेंगे? तो सर मैं तो अपने साइड से सर गलती नहीं करूँगा। अगर सर ज़्यादा प्रेशर देंगे तो सर मैं कोशिश करूँगा कि सर रिटन में इसको लिख कर दें कि हाँ मैं ये आदेश देता हूँ एज एन इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर यू हैव टू डू इट। आपको मतलब जब एक चीज़ और सख्त देखने आदेश- को मिलता है, कभी कभी जो वाहन चेकिंग होती है, चेकिंग के दौरान जो आम पब्लिक है, Yes, कभी कभी उनके साथ अभद्र व्यवहार भी किए जाते हैं। Yes. चाहे वो पुलिस अधिकारी के तरफ से हो या ये साइड Yes. कभी कभी ऐसा केसेस सुनने को मिलता है ना, अखबारों में। जनरल ऐसा तो होता नहीं है। तो बताइए कि आप जो काम करेंगे तो इसको कैसे मेंटेन करेंगे? सर इसको मेंटेन सबसे पहले तो जो भी वाहन को हम रोकेंगे, जो भी मोटर व्हीकल को रोकेंगे, पोलाइटली उससे सर बात करना है। जो भी ड्राइवर हैं, जो भी उसमें पैसेंजर अगर पैसेंजर वाली गाड़ी है तो सर पहले सारे पैसेंजर को अगर नीचे उतारना पड़े तो अच्छे से उनको नीचे उतार के बोलेंगे कि आप लोग कूल रहिए, आपसे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग गाड़ी का जांच करने आए हैं। और जो भी सर आवश्यक निर्देश होगा उस हिसाब से गाड़ी की जांच करेंगे। जो भी डॉक्यूमेंट है ड्राइवर को कहेंगे कि आप दिखाइए। और सर अभद्रता नहीं करने का जो मेरा जूनियर लोग है सर, अगर कोई कांस्टेबल है उसको भी गाइडेंस देंगे, गाइडलाइन देंगे कि नहीं आप भी अभद्र व्यवहार मत कीजिए, ये गलत है। पूरी कोशिश करेंगे कि अभद्र व्यवहार ना हो। ठीक है, बहुत अच्छा। आप एक चीज़ और बता दीजिए कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य तो है सर कि सबसे पहले मेरे जो गार्जियन है, माता पिता, वो मुझे पढ़ाए हैं ताकि मैं पढ़ लिख कर कोई अच्छा नागरिक बन सकूं, अच्छी नौकरी कर सकूं। और जो घर का फाइनेंशियल जो भी है उसको मैं अच्छे संभाल सकूं। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी तो सर ये है कि पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी कर सकूं। उसके बाद सर समाज में जो भी अगर मेरे अगल बगल कोई सर अगर नीडी पर्सन है, किसी को कोई चीज़ की ज़रूरत है, तो सर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसको अपने कैपेसिटी से उसको सर पूरा कर सकूँ। अल्टीमेट सर टारगेट वही रहेगा। अभी तक आपने किसी को कोई हेल्प किया इस तरह का जो अपने अगल बगल? ये सर चूँकि सर मैं गांव में रहता हूँ तो वहाँ तो हम लोग देखते हैं सर, जैसे कि अगर कोई नीडी पर्सन है तो उनको सर कलेक्शन करके, फंड कलेक्शन करके, चंदा मिला के सर लोग मदद करते हैं। हम लोग भी उसमें शामिल रहते हैं सर। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। कैसा था? सर फर्स्ट टाइम था सर, थोड़ा दिक्कत था सर, गला सूख रहा था बहुत ज़्यादा। चेहरे पे थोड़ा सीरियसनेस ज़्यादा नहीं रखना है, फर्स्ट टाइम कैसे अभी क्लास में बता रहे थे। ठीक है, और कुछ चीज़ सुधार करना है, बाकी तो आंसर देने का तरीका ठीक है, सहजता से आंसर दे रहे हो, दैट्स गुड। हमने पूछा था कि कैसे इन्फोर्स करेंगे आप, है ना? तो कैसे इन्फोर्स करने में ये नहीं बताना रहता है कि हम क्या चेक करेंगे नहीं करेंगे, तो काम हो गया ना। यस सर। ठीक है, इन्फोर्समेंट में आप कैसे करेंगे, आपका व्यक्तिगत रोल क्या होगा, उसमें अपना कार्य व्यवहार बताना है, बिहेवियर, अपना एटीट्यूड, Yes. वो बताना है। इसे लास्ट में हमने फिर दोबारा पूछा था ये चीज़, यस सर, यस। अभद्रता वाली बात, ठीक है ना। इन्फोर्समेंट में क्या होता है, जैसे टाइम बाउंड डिस्पोजल ऑफ सर्विसेज, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी, अच्छा व्यवहार बनाकर रखना अपने सीनियर के साथ भी, अपने कलीग के साथ भी, अपने जूनियर के साथ भी और आम लोगों के साथ भी। मेरी पूरी कोशिश होगी कि बेहतर माहौल बनाकर, है ना, सरकार के नियमों का, प्रावधानों को सही तरीके से इन्फोर्स लागू करना है। है ना, और अपने सीनियर पदाधिकारी, जूनियर और कलीग के साथ भी अच्छा व्यवहार बनाकर काम करूँ, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करूँ, यस डिसिप्लिन मेंटेन करूँ, है ना, और टाइम बाउंड सर्विस डिलीवरी, ये बोलना था। यस। ज़्यादा अच्छा मतलब कैसे इन्फोर्स करेंगे उसका आंसर वो चीज़ है ना, यस। क्योंकि बाकी तो काम करेगा ही करेगा लोग, Yes. जो चालान काटना उठना तो करेगा, तो फाइन में पूरा फाइन काटने के लिए आप हैं। हाँ सर, तो फाइन तो जब हम ऐसा माहौल बना देंगे डिपार्टमेंट में, अगर सारे लोग PSI जा रहा है, सब लोग ऐसा इन्वायरमेंट बना दें कि सब लोग जागरूक हो जाए, सब बेहतर Yes. काम करने लगे, ड्राइवर लोग ज़्यादा मतलब सतर्क हो जाएगा वैसा। तो पेपर ऐसा मेंटेन माहौल करके बनाना है। तब ना इतना रोल हुआ। यस। सरकार अपॉइंट करती है किसी भी अधिकारी को इसलिए कि वो बेहतर तरीके से काम करे,
जनता की सेवा करें, ना कि फाइन वसूल करें। तो सर मतलब सर जैसे कि कोई भी ड्राइवर है अगर मोटर व्हीकल लेके चल रहा है तो सर उसको हम कैसे मतलब उसको कैसे गाइड कर सकते हैं? वो तो जागरूकता तो सर सरकार का काम है फैलाने का। सरकार कौन है? तो सर जैसे कि मान लीजिए अब सरकार मतलब क्या होता है? जैसे सर टीवी ऐड, पेपर नहीं एडवर्टाइजमेंट करोगे, कौन करेगा? सरकार नीतीश कुमार करते हैं सरकार। जो ऑफिसर जहाँ है वही सरकार है, ठीक है। सर अगर मान लीजिए वो कोई गिल्टी है, कुछ पेपर फॉल्ट है उसका, तो उस समय तो फाइन चलान- करेंगे ही ना, हाँ। तो प्रधान लेकिन होगा उसको ही। समझाएंगे कि नेक्स्ट टाइम आप ऐसा मत कीजिए। अपना तरीका डेवलप करना है, पहले बताना है, ठीक है ना। सरकार का मतलब जहाँ काम करे वही सरकार है, यस ठीक है। इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में हम पूछे थे, यस तो तुम आ गए वहाँ पर क्या है, यूक्रेन और रशिया, यस उसके बाद फिर इंडिया में प्रेसिडेंट। क्वेश्चन को समझना है इसका थोड़ा मिसमाइंड हो गया। और क्वेश्चन पूछने वाले के भाव को समझना है, वो जानना क्या चाह रहा है। यस जैसे भी जापान में घटनाएं घटित हुई है, ब्रिटेन में घटनाएं घटित हो रही हैं, यस श्रीलंका में हुआ है, नया न्यूज़ सब है। यस करेंट 2-3 दिन हाँ, बाद। ये सब बात करना है। यस कभी भी इंटरव्यू में न्यूज डेली पढ़ते रहना है, यस पीछे पढ़ने की जरूरत नहीं है, करंट का यस ठीक है ना। तो आंसर उसी से रहता है, तो वहाँ पर बचना है। दूसरा एक और था कि इंडिया में कुछ ऐसा नहीं, उसके लिए क्या उपाय होना चाहिए, यस उसका आंसर अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है यस वहाँ पर जाकर आंसर बताना चाहिए था। एक दूसरा, RBI रेट को ऊपर नीचे करती है, थोड़ा सा वो शब्द सही नहीं था। ये सर थोड़ा उस समय policy। मॉनिटरिंग पॉलिसी उस शब्द समय का अचानक नजर नहीं आया। सिलेक्शन थोड़ा सा अच्छा करना चाहिए, Yes, ठीक है। और बाकी ठीक है। दूसरा क्या है कि बीच में बोलते हो, क्वेश्चन खत्म नहीं होता है, उसके बीच में यस शुरू कर देते हो बोलना, तो रुकना है, सुनना पूरा है। क्वेश्चन को जो सुनना है, ठीक है। Yes. ध्यान देना। अभी उन्होंने पूछा था 1885 के पहले और बाद में, तो वहाँ पर अरेंज वे में आंसर देना है। यस 1885 में तुम नेहरू से ही शुरू कर दिए, नेहरू वहाँ कभी तो, नहीं यस सही बात। ठीक है ना। बस में रहा नहीं ना। सर जैसे कि सर ने पूछा था कि 1885 के पहले जो ऑर्गेनाइजेशन थे और इंडियन नेशनल हाँ, कांग्रेस में हाँ। क्या अंतर है। हाँ, तो सर उसका मैंने बताया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में अच्छे मतलब लीडर, ये तो नेहरू का नाम हाँ वहाँ नेहरू नहीं, उस समय तो सर दादा भाई नौरोजी ये सब लोग तो थे। वहाँ पर थोड़ा सा हम बाल गंगाधर तिलक। अरेंज्ड वे में आंसर देना चाहिए Yes, था। sir, yes, sir. ऑब्जेक्टिव के बारे में बताना चाहिए था, उसके जो प्रोग्राम है उसके बारे में Yes. बताना चाहिए था, किस प्रकार से वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा था, वो बताना चाहिए Yes. था, ठीक है ना। उसके बाद फिर जो लीडरशिप है उसके बारे में बताना चाहिए था, है ना। Yes. इस टाइप से बात करना चाहिए था, तो Yes. ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसे ओवरऑल ठीक है, अभी पहला मॉक में तुम्हारा परफॉर्मेंस बढ़िया है, मतलब तुम अच्छा कर सकते हो और बेहतर कर सकते सर मतलब 30 मार्क्स में सर कितना का एक्सपेक्ट कर सकते हैं हो। ये केमिस्ट्री आउट ऑफ 30? केमिस्ट्री में आपने सही आंसर दिया, लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या था? स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस यस मैम, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। यस मैम, लेकिन आपने वीक भी बता दिए, हाँ, start हो इससे गया। एक इम्प्रेशन पड़ता है वो कि चला आपको गया बहुत राजीव कुछ जी। आता है और आप एकदम बहुत कुछ बताना चाहते हैं, यस मैम। तो बहुत कुछ में नहीं करना है। स्ट्रॉन्ग जैसे एसिड आप- मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर देखिए ये क्वेश्चन बहुत सामने कॉमन क्वेश्चन पूछा है और जनरली पूछा जाता है Yes, कि ma'am. कुछ करंट न्यूज़ बताइए, Yes, इंटरनेशनल, नेशनल या अपने स्टेट से जुड़ी हुई। आप प्रिपेयर कीजिए कि आपको कौन सी न्यूज़ बतानी है, क्योंकि Yes. सर के क्वेश्चन से मैंने क्वेश्चन उठाया। यस मैम, काउंटर क्वेश्चन ऑपरेशन देवी शक्ति है वो। ऑपरेशन देवी शक्ति, वो जो यूक्रेन से फंसे हाँ, हुए। मैंने फिर क्वेश्चन यहाँ पे खेला है, राजन कुमार अफगानिस्तान से निकाला, ऑपरेशन गंगा गंगा यूक्रेन से निकाला। यूक्रेन से यस तो मैम, यहाँ पे मैंने एक और चीज़ आपको दिखाई कि वो गलत आंसर देंगे और उस पर कैच नहीं कर लेना है। सोचिए, टाइम लीजिए, सोचने का हर इंटरव्यू बोर्ड आपको टाइम देता है। मैम टाइम ले सकते हैं उसमें कोई हाँ, नेगेटिव मार्किंग सोचने के लिए हाँ, सर सोचने के लिए टाइम देना चाहता हूँ। Yes, ma'am. आप तक पूरा कुछ सोच सकते हैं, Yes. फिर भी याद नहीं आया तो बोल दीजिए कि सर सॉरी याद नहीं unable to recall। रिकॉर्ड ना हो। हाँ, बाकी आप बताइए, सब्जेक्ट नॉलेज है। मैम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्क्स ऐसे, मतलब थोड़ा सा और इम्प्रूव अगर हो जाए? देखिए, इम्प्रूव और कीजिए, आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सब्जेक्ट की आपको नॉलेज है, यस मैम, करंट में क्वेश्चन वैसे चुनिए जिससे आपको काउंटर, आप चाहते हो वो से आपको यस काउंटर मैम, क्वेश्चन यस करे। उसको डिटेल नॉलेज रहना चाहिए। हाँ, तो आप उनको सामने थ्रो कर दो क्वेश्चन, क्योंकि वो काउंटर क्वेश्चन ही किया जाता है। उसमें पूरा मतलब कंफर्टेबल रहना चाहिए उसको। हाँ, ठीक है। बाकी ठीक है। ओके सर, थैंक यू।